हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 जलवायु के बारे में। तो आज बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर? तो जैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर कितना है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 2 का मिलेगा। अगर आप JCRT बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और 2 का 1 2 3 4 2 का 4 मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो आज बेसिकली हम लोग इसका आंसर समझने वाले हैं और इसको याद करने वाले हैं और बढ़िया से समझ करके रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ज्योग्राफी जलवायु 4 जो क्लास 9 का है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, इसका मैं सीरीज वाइज लेकर के आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पहले से शायद अपलोड हम कर दिए, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। क्लास 9 सोशल साइंस प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पर, वहाँ पे जा करके और सबसे पहले आप क्या करें, क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट है वो उसको ढूंढ करके और उसमें जा करके जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का कराया जा रहा है, इसमें चैप्टर का नाम लिखा होगा जलवायु चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नेम लिखा होगा। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन चाहिए वही क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से ढूंढ के आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, आपको टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। अदर बोर्ड से हैं तभी आप निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड में एक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो अगर आपके बोर्ड में ये चैप्टर पढ़ना है और ये क्वेश्चन दिया है तो समझ ली, NCERT बुक अगर चल रहा है तो ऑल स्टेट के लिए, समझ गए ना। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी ऑल स्टेट के लिए और सभी स्टेट के इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट के बच्चे जो NCERT बुक चलता है या ये चैप्टर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग अलग क्वेश्चन करके ला रहे हैं। अगर कोई बच्चे यही क्वेश्चन लिख करके टाइप करके यूट्यूब पर सर्च करेगा और बाय एग्जाम टॉपर कर देगा तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने में, ठीक है। या फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा सवाल है किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। कहता है किन पवनों, मतलब कौन सी पवनें हैं, जो पवन के टाइप हैं, ठीक है। पवन की टाइप बहुत होते हैं लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, उतना नहीं जानना है, सिंपल में आपको मैं बताने वाला हूँ। पवन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी अस्थायी करके। तो ऐसे अभी आपको नहीं बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको सीधा सीधी बताएंगे कि भैया कौन सी पवनें हैं जो वर्षा लाती है मालाबार तट पर, इस चीज़ को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। देखिए आंसर तो सिर्फ इतना ही में आपका कंप्लीट हो गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोले कि 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको कम से कम मिनिमम 30 शब्दों में लिखने के लिए कहेगा। और अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप समझ लीजिएगा आपका जवाब सिर्फ इतना ही होना चाहिए। एक नंबर बोले, एक नंबर अगर मिल रहा है, एक नंबर का सवाल अगर इसमें लिख दिया 1 मार्क्स का, अगर 1 मार्क्स दे और कम शब्दों में लिखने के लिए कहे तब तो आप इतना ही लिख दीजिए, हो गया एक सेंटेंस में। लेकिन अगर यदि आपको 30 शब्दों में लिखने के लिए कहे तब आप क्या करेंगे सर? आपको 3 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे, यही क्वेश्चन में 3 नंबर मार्क्स दे और बोले कि इतने शब्दों में लिखें, तब क्या कीजिएगा? तब यही कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना, क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करें अच्छे तरीके से। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, वह कौन सी हवाएं, वह कौन सी पवन है जिसके कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको देन सिखाएंगे कि भैया कैसे आंसर लिखना है और कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे पहले हमारे पास 2 टर्म आया। एक टर्म आया कि यार पवन होता क्या, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर हमें पवन ही पता ना हो यार पवन क्या है नहीं है, पवन या हवा, गैस, समीर, इसी चीज़ में अगर डिफरेंट ना पता चले तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यार हम इसमें हवा लिख दें, पवन लिख दें, समीर लिख दें, क्या लिख दें इसमें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पवन लिखने की जगह यहाँ पर पवन की जगह आप यहाँ समीर लिख के चला जाओ कि दक्षिण पश्चिम पवन है। समीर मतलब ये हवा होता है, एयर मतलब हवा होता है, विंड मतलब हवा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए पवन का मतलब क्या होता है सर? तो पवन का मतलब होता है कि हवाएं थोड़ा तेज चलती है। किससे थोड़ा तेज चलती है? तो देखिए
समीर का मतलब होता है कि हवाएं जो धीरे धीरे चलती है। जब हवाएं धीरे धीरे बह रही, धीरे धीरे बह रही, धीरे धीरे बह रही, तो इसको हम समीर कहते हैं। ठीक है, हवा ही है, लेकिन उसका अगर गति, उसका अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड बहुत ही धीरे धीरे चल रही, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समीर कहेंगे, समीर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इसको इंग्लिश में ब्रीज भी कहते हैं, अलग बात है। अब नेक्स्ट देन आता है पॉइंट नंबर 2 में कि सर पवन, ठीक है, और तीसरा वायु। तो देखिए वायु पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझिएगा पवन। वायु का मतलब समझ लीजिए कि जो हमारे वायुमंडल में जितने सारे गैस हैं, ये गैस अस्थिर होते हैं, और जब ये गैस अस्थिर होते हैं एक जगह, तो उसी को हम कहते हैं वायु। ठीक है, हवा। तो बेसिकली वायु का क्या है, हवा क्या है, इससे आप पता कर सकते हैं कि जब गैस एक ही जगह, जब गैस जो होता है, जितने सारे गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी करके, ऑक्सीजन वगैरह, ये सभी तरह की जो गैस है वायुमंडल पर प्रेजेंट है, ये एक जगह अस्थिर है, अगर वो गति नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अस्थिर है, ठीक है, एक जगह जमा है, तो उसे हम वायु कहेंगे, वायु कहेंगे, हवा कहेंगे। अब देन आता है सर समीर भी हो गया, बता दिए, वायु बता दिए। पवन की बात करें तो पवन की बात करें तो पवन का मतलब हो गया कि ये जो समीर है धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे, समीर तो धीरे धीरे चल रही ना, अब यही समीर का स्पीड थोड़ा सा गति हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा करके, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि भैया ये पवन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए, और जो पवन की वेलोसिटी मतलब और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए, जिससे पेड़ पौधे गिरने लगे, टूटने लगे, और कुछ कुछ उड़ाने लगे वस्तु को, समझिए तूफान है, तो तूफान तो अपने पता चलता है ना देखने से, भैया तूफान तो देख के बता देगा बहुत तूफान है यार, बहुत सारे वस्तुओं को उड़ा दे रहा है, तो तूफान को तो इजी रूप में आप पहचान लीजिएगा, उसको आप हवा नहीं बोलिएगा, हमें विश्वास है। ठीक है, तो आप तूफान को तो हवा या पवन नहीं कहिएगा, तूफान को तूफान ही कहिएगा, चूंकि उसका भयानक होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है, लेकिन जो पवन होती है वो कुछ इफेक्ट नहीं करता है। ऐसे नहीं कि भैया आपको कुछ उड़ा उड़ा के ले गया, है ना, तूफान भयानक होता है, और तूफान से भी अगर ज़्यादा स्पीड में आ जाए चक्रवात, ठीक है, उससे भी भयानक होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको, आई होप हम आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे डिफरेंट ये तीनों में क्या अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। एक और टर्म बच गया सर, क्या? मालाबार तट बच गया सर जी, ये मैंने बताया नहीं, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, और जब तक ये नहीं बताऊंगा तब तक आप कैसे समझोगे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्यों देर करेंगे भैया। देखिए मालाबार तट क्या होता है, ये तट का मतलब किनारा, तट का मतलब किनारा, ठीक है। अरे भैया आप ऑनलाइन में देख रहे हो ना मुझे, अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जल्द से जल्द, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मालाबार तट कहता, मालाबार तट क्या होता है सर जी? आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा सर जी, चैप्टर नंबर 2 में देखिएगा, ये आपका भारत का नक्शा छापे, आधा छापे, जो कि उतना में मतलब नहीं, जितना मतलब उतनी छापे। ये जो एरिया देख रहे हैं इसको कोंकण तट कहते हैं, कोंकण। ये आपका देख रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ से लेकर के ये जो गोवा है ना, ये गोवा है, ये गोवा तक, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये आपका कर्नाटक है, ये केरल है। तो कर्नाटक और केरल के बीच में जो तट है, समुद्र का किनारा है, इसे हम मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। नहीं समझे क्या? अगर अभी नहीं समझे तो अपने माथा को, सर को आप खोपड़ी या दीवार में जाके पटकें, बस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको हम यहाँ पे एक एक शब्द को, एक एक टर्म को मैं बता रहा हूँ क्या है नहीं है, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। चलिए अब बात करते हैं मालाबार तट होता क्या है। मैंने बता दिया कि भैया अगर हम बात करें ये वाला पार्टिकुलर एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भैया कोंकण तट हो गया, कोंकण तट। और कर्नाटक से केरल के जो बीच में जो ये हमारा किनारा, ये वाला किनारा, ये पूरा किनारा को मालाबार तट कहते हैं। तो इस तट में जो कौन सी पवन है वर्षा को उठा के लेके आती है। तो बेसिकली आपको बता दें, ये इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। वर्षा तो आपको पता ही है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी पवन है सर, तो आंसर लिख दिया दक्षिण पश्चिम पवन है। अब याद कैसे रहेगा सर, तो आप देख लीजिए, दक्षिण पश्चिमी पवन है। दक्षिण पश्चिम पवन किस होता है ये भी देख लो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, अर्थात ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया। ये हो गया आपका, हम डायरेक्शन बता रहे हैं। अब इसके बीच वाला भाग को हम कहते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। इसके बीच वाला भाग को कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब इसके बीच वाला भाग को कहते हैं, ये दक्षिण से शुरू कीजिएगा, दक्षिण
पूरब। इसके बीच वाला भाग को कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब जरा गौर करो, ऐसे मान लीजिए भारत ये है, तो ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, मालाबार तट है, और यहाँ पर जो वर्षा है, यहाँ पर जो वर्षा कौन ला रही, तो यहाँ पर कौन सी पवनें चलेगी दोस्तों, मेरा बताओ जरा। ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तो चलेगी नहीं। जो भी चलेगी यहाँ पर एरिया कौन सा है, तो भैया दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पश्चिम का, सॉरी दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से जो पवनें उठा के आएगी, यहीं पर ये है ना, ये जो देख रहे हैं, ये मालाबार तट, केरल वगैरह कर्नाटक तरफ वर्षा कौन लाएगी, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम पवनें। इसके बीच वाला जगह कोई जब दक्षिण पश्चिम जगह का नाम है, तो यहाँ में जो पवन होगा उसका नाम भी तो होगा दक्षिण पश्चिम पवन। अगर मैं भारत में हूँ तो भारत के लोग को भारतीय कहते हैं, तो अमेरिका के लोग को अमेरिकन न कहेंगे, पाकिस्तान के लोग को पाकिस्तानी न कहेंगे कि जापानी कहेंगे। तो उसी प्रकार से जब ये जगह ही है हमारा दक्षिण पश्चिम, तो जब जगह ही हमारा प्लेस ही दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ पे जो हवा है उसका नाम भी होगा दक्षिण पश्चिम पवन है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो, ये एरिया ही हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम एरिया है। ये दक्षिण पश्चिम जगह में की बात कर रहा है, तो ये दक्षिण पश्चिम जगह में दक्षिण पश्चिम पवनें क्या करेगी, वर्षा लाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हम समझा पाए होंगे। ठीक है, सर पवन जो होता है ना सर, पवन तो आपने बता दिया, पवन उत्पन्न कैसे होता है सर, कहाँ से होता है सर। देखिए मान लीजिए आपका ये सागर है, इसको मिटा लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन जानना हो तो जान लो, और नहीं तो यहाँ से कल्टी मार लो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर आपको नहीं सीखनी है तो जितना ज़रूरत है उतना ही सीखो, कौन आपको दे रहा है ज़बरदस्ती में। पढ़ाई ज़बरदस्ती होती नहीं है मेरे दोस्तों, पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं होती है, उसको मन से पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, तब पढ़ाई आपके दिमाग में भर भर के भरेगा, वरना खाली का खाली पड़ जाएगा, कितना भरना चाहो। जैसे एक बाल्टी में छेदा है, उसमें पानी भर रहे हो लेकिन उधर से निकल रहा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले बाल्टी तो सही से रख लो, उसके बाद उसमें जल भरो। जब आपके दिमाग में छेदा है और मैं ज़बरदस्ती ठूस के भर रहा हूँ और इधर से निकल रहा है, तो क्या फ़ायदा भरने का, हमारा एनर्जी बेकार का लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लो जानने के लिए। तो मैंने बताया कि पवन जो होता है उत्पन्न कहाँ से होता है, पवन जो होता है उत्पन्न कहाँ से होता है। ये पवन जो होता है, पवन क्या है भैया मत पूछना, पवन मैंने बता दिया पहले, हवाएं थोड़ा सा तेज चले तो उसे हम पवन कहते हैं। अब देखिए पवन उत्पन्न होता कहाँ से, ये जो होता है आप सागर समझिए, महासागर, सागर महासागर, समुद्र वगैरह। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जब बहुत तापमान पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जिससे कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर जी बताइए जो मानसून होता है ना जून में क्यों आता है, तो जून में इसलिए आता ना कि भैया जून में अधिक गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है तो ज़्यादा वाष्प बन के, समुद्र से ज़्यादा वाष्प बन करके पानी जो हवा में नमी ज़्यादा रहती है उड़ जाती है, ऊपर उड़ती है कि नहीं उड़ती है। और वही क्या करते हैं, वही जो बादल, वर्षा के बादल बनते हैं वो अधिक तेज़ गति से आते हैं और वर्षा करा देते हैं। और दूसरे महीने में जब ज़्यादा वाष्पित नहीं हो रहा है समुद्र में जल का, तो पानी, बादल कहाँ बनेगा वर्षा का, और पानी कहाँ से गिरेगा, इसीलिए जून के महीने में वर्षा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब मानसून आता है। अब पवन उत्पन्न कैसे होता है, देखिए अब मान लीजिए सागर महासागर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब गर्मी पड़ती है, बहुत एकदम तपातप वाला गर्मी लबलबा के एकदम, तो ऐसे करके यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो गर्मी अधिक पड़ती है तो जल का वाष्प होता है, मतलब जो जल होते हैं ना वो हीट होकर के वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठने लगते हैं। और जब ये जल हीट होता है तो वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकृत होने से हवाएं जब गर्म होती है तो गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है, गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है। हमेशा गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है, नीचे नहीं गिरती। हवाएं जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ऊपर, जैसे देखते हैं ना। ठीक है, मतलब धुआं गर्म होता है तो ऊपर की हो जाता है, नीचे की ओर नहीं आता है। और भी कोई चीज़ देख लीजिए, पानी खौलाते हैं तो वो हीट होता है तो ऊपर की ओर उठता है ना कि नीचे की ओर जाता है। तो इसी प्रकार से ये पानी जब गर्म हो जाता है, समुद्र का पानी ये वाष्पीकृत होता है तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती है और हवा में नमी आ जाती है। हवा में क्या आती है, नमी। अब ये जो नमी होती है, हवाएं में खूब नमी भरल है, वही तो जाके ऊपर में वर्षा के बादल बनाता है। तो ये धीरे 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 ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और जब ये हवाएं की गति थोड़ा सा तेज होती है तो इसी को कहते हैं पवन। और उत्पन्न कहाँ से होता है, तो सागर महासागर में। पवन उत्पन्न कहाँ होती है, तो सागर महासागर से पवन उत्पन्न होती है। हवा मतलब पवन जो होता है ना वहीं से गति उसका बढ़ता है, वहीं से। क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे हवाएं ऊपर उड़ रही है, अब इसका गति बढ़ गया तो पवन उत्पन्न हो गया, तो पवन बन गया, उसी को पवन कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। तो पवन उत्पन्न होता कहाँ से, आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है। ठीक है, चूँकि हवाएं ना अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है,
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो होती है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये तेज गति से चलती है। चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहो तो नोट्स बना के लिख सकते हो, और लंबा करके लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, तो बोलेंगे दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, मालाबार तट पर वर्षा होती है। सिंपल में शॉर्ट में इतना ही सीख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।